जनरली टॉप लाइट डाइवर्स करती है, लेजर एक कॉलीमेटेड बीम दे रहा है, हाईली डायरेक्शनल। इसके तमाम फायदे कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल जो आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से अर्थ से चांद की दूरी पता करनी है। अर्थ से चांद की दूरी तय करने तो क्या तरीका हो सकता है? जैसा किया था एक अपोलो मिशन में, एक रेट्रो रिफ्लेक्टर रख दिया वहाँ पे। रेट्रो रिफ्लेक्टर का मतलब यह है लाइट पड़ेगी सीधे उसी दिशा में वापस आएगी। तो इस तरह का अरेंजमेंट कर दीजिए, प्रेजेंट टाइप का होता है, इधर से गई वो आके फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो रेट्रो रिफ्लेक्टर रख दिया। तो आप ये कहेंगे मिरर वहाँ पे है, पता कर लूँ भाई कितना समय लगा आने जाने में, इससे पता हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। टॉर्च लाइट से लेकिन जो पहुँचेगी रोशनी कितनी वापस आएगी? कुछ नहीं आएगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जब लेजर को आप कर रहे हैं डायरेक्शनल है, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन जो कि मैं अभी नहीं बात करता क्योंकि समय इतना नहीं है, तो हम लेजर को वहाँ तक भेज सकते हैं। लेजर बीम को ये भी एक्सपेंड करेगी, लेकिन ये कम एक्सपेंड करेगी। मतलब जैसे हम सुटेबली अगर करें तो डायमीटर जो यूज़ किया था, डायमीटर ऑन मून वाज अबाउट 200 मीटर्स, तो इट हैज स्प्रेड टू 200 मीटर। लेकिन उससे जो रिफ्लेक्शन अर्थ मून डिस्टेंस रफली मान लीजिए 4×5 किलोमीटर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबको मालूम है। तो रिटर्न टाइम जो है 2.6 सेकेंड है, और जो मेजरमेंट एक्यूरेसी है 1 नैनो सेकेंड। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा कि अगर ये हमारी मेजरमेंट एक्यूरेसी है तो इसमें आपको जो मालूम पड़ेगा वो ये है, इस तरीके से अर्थ से मून का डिस्टेंस वन कुड मेजर विद एन एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 0.15 मीटर्स। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर्स। अभी आज की तारीख में इससे बेहतर भी कर पाते हैं। इसको अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि आप दिल्ली से बॉम्बे की दूरी जो 1200 किलोमीटर है, आप मेजर करें टू द ब्रिड्ज ऑफ योर ईयर, उस एक्यूरेसी से आप माप सकते हैं किस तरीके से। और यहीं पर सीमित नहीं है दुनिया, किलोमीटर ग्रेविटेशन वेव डिटेक्टर्स पे, जिसमें कि चेंज इन लेंथ टू द ऑर्डर ऑफ -20 सेंटीमीटर्स ही लोग काम कर रहे हैं। उससे ग्रेविटेशन वेव के बारे में आइडिया लगेगा। और ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने -18 तक, जो कि एक न्यूक्लियस साइज से भी छोटा है, मेजर कर चुके हैं। ठीक है, उसके लिए तमाम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं। लेजर बीम्स का एक सेंट्रल। चलिए इसमें फिर बाकी मैंने आपसे ब्राइटनेस की बात करी थी। ब्राइटनेस क्या होता है? ब्राइटनेस डिफाइन करते हैं, ऊपर में कर रहा है 4 पाई, ऊपर नीचे सब 4 पाई में जा रहा है, जबकि ये लेजर जो है इसका होगा -4 -5 मिली रेडियन। ठीक है ना, तो ब्राइटनेस इस वजह से अपने आप इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये सिंपल कैलकुलेशन से ये दर्शाया जा सकता है, क्योंकि मैं नहीं करूँगा अभी। इवन ए मिलीवाट नियॉन लेजर इज 100 टाइम्स ब्राइटर देन सन। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे घर में भी आपने देखा होगा, कुछ तो ग्लास विंडो होंगी। अगर आप दिन में बैठते हैं, कर्टन हटा दीजिए, आपको अपना रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं देगा। रिफ्लेक्शन तो हमेशा है ही ग्लास से, वो आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बैकग्राउंड लाइट जो आ रही है ग्लास विंडो से, वो इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द 4% रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्लास। लेकिन रात को अगर आप देखेंगे तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड लाइट कम हो गई, 4% रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो दैट इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्राइटनेस। वही मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। अब ये करीब 10 माइक्रोवाट का होगा। इसको मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, या ये ट्यूबलाइट जो 40 वाट की है, अगर आप उससे भी देखें ध्यान से, आपको ये दिख पाएगा इसकी सरफेस पे। सो दैट विल टेल यू दैट दिस इज मच ब्राइटर देन दैट सोर्स। इस ब्राइटनेस के कारण ही आप इसे दूर तक देख पा रहे हैं, एंड स्टिल यू आर एबल टू गेट द रिफ्लेक्शन। मोनोक्रोमेसिटी मैंने आपको थोड़ा बात कर दिया। शॉर्ट पॉइंट ड्यूरेशन कैपेबिलिटी भी मैंने आपको बताया कि कहते हैं यू कैन जनरेट फेमटोसेकंड एटोसेकंड पल्सेस। और इसको आप अगर देखना चाहें, 40 वाट बल्ब जो है इस गिविंग 40 जूल्स इन 1 सेकेंड। अगर इस 40 जूल को मैं एक पिको सेकंड में या एक फेमटोसेकंड में डाल दूँ, कंसनट्रेट कर दूँ, तो क्या होगा? द पावर 1 पिको सेकंड इज 4 वाट, 10 वाट 13 वाट, जो कि पूरे कंट्री के पावर जनरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा है। बट ये कंटिन्यूस नहीं है, ये आपने इकट्ठा करी और शॉर्ट ड्यूरेशन में निकाल दिया। ठीक है ना, और उसमें भी आप काफ़ी कंट्रोल मैनर में कर सकते हैं। और इसका थोड़ा और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ बाद में। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि, या इसको इस तरह से कहें, एक एग्जाम्पल आपको और देता है, उसको आप बिल्कुल लिटरली मत लीजिएगा। जैसे सूरज है, ब्लैक बॉडी सोर्स है, बेस्ट नोन,
अगर हमारे पास एक कंट्रोल होगा कि जो भी लाइट सूरज एक साल में एमिट करने वाला है उसको मैं कहूँ कि भाई तुम्हें 1 सेकंड में एमिट करना है, और जो पूरे ब्रह्मांड में जा रही थी उसको मैं किसी तरह से फोर्स कर दूँ कि इसी कमरे स्टील की प्लेट के थ्रू भी आप होल्ड ड्रिल कर सकते हैं, आप स्टील की प्लेट काट सकते हैं। और लेजर के साथ बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर दुनिया में आपको कोल्डेस्ट टेम्परेचर जनरेट करना है, आपने कितना व्हाट इज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर नैनो केल्विन में सब कुछ मूव नहीं करेगा, सब स्थिर हो जाएगा। तो भी लेजर की जरूरत है आपको। जो नैनो केल्विन टेम्परेचर अचीव करते हैं अर्थ पे वो भी मेक यूज ऑफ लेजर्स। और अगर आपको हाईएस्ट टेम्परेचर अर्थ पे जनरेट करना हो लाइक दैट इन सन, तब भी आप लेजर यूज करते हैं। आपको स्टेनलेस स्टील की प्लेट कट करनी हो लेजर यूज करते हैं। ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लेजर काफ़ी इस्तेमाल होता है। रहे हो किसी को सेम कंडीशन में करना होगे, बट द सेम लेजर्स आर यूज देयर ऑल्सो। इनके जो रेंज ऑफ एप्लीकेशन है एनवायरमेंट्स अभी कुछ मैंने इलस्ट्रेट किए जस्ट टू गिव यू सम आइडिया। और नो वे ओनली, जैसे मैंने आपसे जब शुरू का सेंटेंस बोला था तो कहा था क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर से क्या मतलब है? क्या मतलब जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं ज़्यादा करते हैं नॉन इन्वेसिव मैनर में, अगर काट पीट करके ही पता करना है तब तो कोई मदद की बात नहीं है। तो नॉन इन्वेसिव बिना चीर फाड़ के बिना ज़्यादा रोगी को परेशानी किए हुए हम पता कर सकें, दिस इज अर्ली स्टेज। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा ये है कि आपने पता तो कर दिया कि भाई ये बीमारी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, तो मज़ा आएगा। तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक बार पता हो गई डिजीज तो उसको हम बिना नॉर्मल टिश्यू को अफेक्ट किए हुए प्रिसाइजली ट्रीट कर सकते हैं। और जो मैं अभी आपको दर्शाने की कोशिश करूँगा, अपने इतना समय बचा है, मुझे बता दीजिएगा 10 मिनट पहले, है ना? तो जब भी खत्म होने वाला 10 मिनट पहले। दूसरा ये है कि उसको हम ठीक कर सकते हैं प्रोसीजर एंड सेल्फ। अच्छा, इसमें अभी जैसे मैंने डायग्नोसिस की बात है, अभी अगर आप देखें जैसे आप खेलते पहले फ्रैक्चर होते हो जाते हैं तो फ्रैक्चर कारण कहते हैं आप फ्रैक्चर पता कैसे होता है? एक्सरे बीम डाली, जहाँ क्रैक है वहाँ से ज़्यादा चली गई, जहाँ बोन है इंटैक्ट वहाँ से कम गई, शेडो कर दी। जहाँ लाइट नजर गई वहाँ पे कुछ और पूरी लाइट तो फ्रैक्चर है, ठीक है? तो इससे पता करते हैं। अब आप ये कहें मैं टॉर्च यहाँ पे नहीं है, टॉर्च कभी घर पे करके देख लीजिएगा। आप यहाँ पे डालिए टॉर्च, आप क्या देखेंगे? पूरे यहाँ पे आपको पिंकिश ग्रोथ नजर आए। इससे क्या आपको दर्शाता है? आपने पढ़ा होगा कि लाइट वर्सेस स्टेट लाइन, है ना? लाइट और ट्रेंड का नहीं स्टेट लाइन का, बट किसी चीज़ में स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा हो तो भी आपने डिफ्यूजन हो जाएगा। तो एक तो ये है कि लाइट डिफ्यूज कर रही है, फिर आप ये कि एक्सरे भी अगर जाती वो भी मतलब निकल कर आपको फ्रैक्चर वगैरह दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे अंदर जो लाइट आ रही है उससे बोन वगैरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो क्यों हो रहा है वो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट का मान लीजिए, अगर ये एक्सरे होती तो क्या होता है? यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गई, ये सीधे चले गई, यहाँ शेडो बन गई, उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना? अब यहाँ पे लाइट में क्योंकि मल्टीपल स्कैटरिंग की वजह से क्या हो जाता है, ये स्कैटर्स हैं, ये स्कैटर करेंगे लाइट, तो सम लाइट कम्स इन द शैडो रीजन। जैसे जो इमेज इन्फॉर्मेशन दैट इज, इसके कई एग्जांपल्स हैं आपने यूज किए हुए हैं। एक तो आप देखते हैं जब मैप सप्लीमेंट बनाए होंगे कक्षा में, छठी सातवीं वालों में, तो मैप ट्रेस करने के लिए क्या करते थे आप? कागज पे केरोसिन डालते थे, कैसे करते थे ट्रेस? कागज पे केरोसिन डाल के वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, फिर रख के आप ट्रेस कर पाते हैं। जो कागज है सेलुलोज मैट्रिक्स है, उसमें एयर बबल्स हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेडियंट है, इट स्कैटर्स सबसे होमोजेनियस मीडियम, तो स्कैटरिंग नहीं होती है केरोसिन बबल में, ठीक है? और यही एक कारण है जिसकी वजह से अगर ये मान लीजिए दूर तक गिलास लीजिए, इसमें चम्मच डाल दीजिए, चम्मच दिखाई पड़ती है? फिर क्यों नहीं दिखाई पड़ती? लाइट सब एब्जॉर्ब हो गई क्या? अगर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती ऐसा नहीं होता। ये दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि इसमें फैट ड्रॉपलेट्स हैं
उसकी वजह से लाइट इज मल्टीपली स्कैटर्ड। गंदा पानी है, ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाएगी। इसको हम इन विवो पेस्टिसाइड्स या एथेनॉल या समथिंग, एंड हाउ इट विल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ऑल दोस थिंग्स। जैसे यहाँ पे जो दर्शाया गया है, ये अगर 100 मिलीमोलर अल्कोहल में आप देखेंगे कि ये सब जो रेटिनल लेयर्स हो रहे हैं आई की, सब खत्म हो गई। तो इससे का अध्ययन इन्हें नॉन इन्वेसिव मैनर, जो नॉर्मली अगर करते हैं बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, तो क्या करते हैं, कुछ एम्ब्रियो को इधर डाला, उसको दूसरे कंसंट्रेशन में डाला, उसको ये किया, उसको 2 दिन में खत्म करके देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको 5 दिन के बाद देखा क्या चीज हुआ। इसमें सेम एम्ब्रियो वी आर एबल टू मॉनिटर द फंक्शन ऑफ टाइम, ये नॉन इन्वेसिव है, ठीक है ना। और जो ऊपर मैंने दिखाया नहीं था वो केमिकल डायग्नोसिस वगैरह का है, लेकिन सब चीज़ें इंक्रीमेंटली कर पाएंगे ना। तो ये ओसीटी का एडवांटेज ऑप्टिकल फर्स्ट करना है। अगर आजकल लगभग हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में तो हर जगह इस्तेमाल हो रही है ऑप्टिकल फोटोग्राफी। आपके आँख की डिफरेंट परतों को माइक्रोमीटर लेवल रिजोल्यूशन से इमेज करती है, इन्हें नॉन इन्वेसिव, ठीक है। और किसी और टेक्निक से लिविंग टिश्यू का इस रिजोल्यूशन पे इमेजिंग संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आपको हायर रिजोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उसको ओनली डेड टिश्यू यू कैन नॉट ऑन लाइट। तो एक तो ये इमेजिंग का है, तो इसमें इफेक्टिवली हम क्या कर पा रहे हैं, जैसे इस सेटअप से भी अगर यहाँ पे मैंने काफ़ी कम रखा है ज़्यादा, जैसे ये मान लीजिए हैंड हेल्ड सिस्टम है, अगर मैं अपनी स्किन पे रखूँ देन आई एम एबल टू सी इनसाइड, अपने घर पर बहुत फ्री है कि स्किन काफ़ी स्कैटरिंग है, आप स्कैटर नहीं करती, तो पूरी आँख के सब परतों को हम अध्ययन कर सकते हैं, उनका चित्रण कर सकते हैं, अध्ययन। और ये टिश्यू मैलिग्नेंट है, नॉर्मल है, जैसे मैं आपको जस्ट ये एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, एक हैमस्टर्स है, ये रेड के थोड़े बड़े भाई हैं, उनमें एक केमिकल कार्सिनोजन DMPA लगाते हैं, तो हर वीक कुछ इंटरवल पे वो लगाते रहते हैं, तो करीब 14-15 वीक बाद ट्यूमर बन जाते हैं। मैं दिखाऊंगा बाद में चर्च में है तस्वीर की। अब ये आँख से हम तभी देख पाते हैं 14-15 वीक के बाद, लेकिन यहाँ पे ये OCT मेथड से ये जस्ट 2 या 3 वीक बाद हम ये नॉर्मल, जहाँ पे हमने ये केमिकल कार्सिनोजन नहीं लगाया उसकी इमेज है, तो जहाँ पे ये केमिकल कार्सिनोजन लगा रहे हैं उसकी इमेज, ये माइक्रोन साइज है, तो ये यू आर इमेजिंग ऑन ये स्मॉल रीजन, बट यू कैन सी ऑलरेडी लॉट ऑफ चेंजेस इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द चीफ पाउच है। तो इससे आपको थोड़ा ये जानकारी होगी और मुझे बाद में बता सकते हैं कि इससे अर्ली चेंजेस और कैंसर कैसे हो रहा है, क्या अर्ली चेंजेस है, उन सबकी जानकारी दे सकते हैं। ऑल्सो है नॉन इन्वेसिव। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, जो लाइट डाली, जो स्कैटर हुई, उसकी इंटेंसिटी या पोलराइजेशन, इसकी मैंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी जानकारी लेके हम चित्रण कर रहे हैं डिफरेंट लेयर्स। उससे ये पता कर सकते हैं भाई ये ट्यूमर जो वहाँ नहीं होना चाहिए है, वो नॉर्मल है या मैलिग्नेंट है, ये जानकारी से नहीं होती। वो जानकारी पता करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या आप कितना मालूम है आपको? फ्लोरेसेंस आपने शायद नाम सुना होगा, कपड़ों में नील फ्लोरेसेंस नाम सुना है ना, फिर दीप हिंदी में बोलते हैं, पढ़ा है ना। फ्लोरेसेंस में जैसे कपड़ों में भी नील क्यों लगाते हैं, लाइट ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है, ठीक है। तो ये अगर हम टिश्यू पे लाइट डालें, इस पर अगर मान लीजिए छोटे